हेलो गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं मिस्टर नीलेश गुप्ता जो सागर कोचिंग क्लासेस के ऑनर हैं। तो आज हम सर से जानेंगे उनकी इस फील्ड के बारे में, उनकी कोचिंग के बारे में, वो यहां पर स्टूडेंट्स को कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं उस बारे में। साथ ही कोविड के बाद हर सेक्टर में काफ़ी सारा बदलाव आया है, तो एजुकेशन सेक्टर पर कोविड का क्या असर आया है उसके बारे में भी हम सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एजुकेशन सेक्टर में आने के लिए किसी भी व्यक्ति का मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने किस मोटिव के साथ एजुकेशन सेक्टर में आने की सोची और ये कोचिंग स्टार्ट करने की सोची? पहले तो बचपन से ही मुझे टीचिंग का बड़ा ही इंटरेस्ट था। टीचिंग में जाने की इच्छा थी। बट आफ्टर 12th जब फाइनेंशियल कंडीशंस घर की ज़्यादा ठीक नहीं थी तो मैंने आफ्टर 12th ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ाने में, बच्चे एंजॉय करते थे, बच्चे समझते थे, सीखते थे। उसके बाद कॉलेज के साथ साथ भी मैंने कोचिंग को कंटिन्यू करा, पढ़ाना कंटिन्यू रखा। इसके बाद इंदौर आकर के, मैं सागर से ही हूँ बेसिकली, इंदौर आकर के यहीं तिलक नगर स्ट्रीट नंबर 1 से मैंने क्लासेस की शुरुआत की। देन इसके बाद से लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी भी। ओके, आपकी कोचिंग्स कहाँ कहाँ पर हैं और ये कब से रन हो रही है? ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है इसकी? और अपनी कोचिंग में आप कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाते हैं? सबसे पहले तो मैंने सागर क्लासेस के नाम से जब ये क्लासरूम तिलक नगर स्ट्रीट नंबर 1 से स्टार्ट करा है। 2009 में मैंने स्टार्ट करा था यहाँ पर। इसके बाद में मैंने महावीर नगर में 2010 के आसपास मैंने स्टार्ट करा महावीर नगर प्रमाइसेस। उसके बाद मैंने लाइजी स्क्वायर पर भी न्यू प्रमाइसेस स्टार्ट करा। इन दोनों ब्रांचेस को हम लेकर के कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग बेसिकली बोर्ड क्लास 10th एंड 12th के लिए पढ़ाते हैं, कॉलेज ट्यूशन्स क्लासेस हैं, इंजीनियरिंग नीट एग्जामिनेशंस के लिए भी हम लोग पढ़ाते हैं। कोविड-19 के दौर में जब सब कुछ बंद था, उस टाइम पर आपने अपने स्टूडेंट्स तक किस तरह से एजुकेशन को पहुंचाया, किस तरह से उन्हें पढ़ाया? कोविड-19 वाला सिचुएशंस तो बहुत मुश्किल भरा दौर था जी। सबसे पहले तो हम लोग बोर्ड्स के लिए जब पढ़ाते हैं तो मार्च में फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पर ही बोर्ड ने अपनी एग्ज़ाम्स को रोक दिया। तो है ना, बच्चों का मेन टाइमिंग था और उसी टाइम पर एग्ज़ाम्स के रुकने में बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। उसके बाद अप्रैल में जैसे ही लॉकडाउन लगा तो अप्रैल मई में एग्ज़ामिनेशंस नहीं हुए, हमारे बच्चों की फुल तैयारी थी। फिर जाकर के जून में एग्ज़ामिनेशंस, मई जून में एग्ज़ामिनेशंस आए। तो हम लोग को बच्चों को गूगल मीट के थ्रू, ज़ूम ऐप के थ्रू है ना, बच्चों को कनेक्ट होना पड़ा और बहुत मेहनत बच्चों को, हम दोनों को, बच्चों को भी, हमको भी करनी पड़ी, हमारे स्टाफ को भी करनी पड़ी। जी, अब जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, तो इस वक्त में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या हाल है? वो किस तरह से खुद को मैनेज कर रहे हैं? अभी तो इतने लंबे लॉकडाउन के बाद में जब गवर्नमेंट ने सबसे लास्ट में एजुकेशनल फील्ड को स्टार्ट करा है तब बहुत बुरा हाल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। उनको वापस से उठना दे। आपको भी, सब लोग को पता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर जैसे शहर से बंद हो गए जहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे। उनको वापस खड़े होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अभी तो वाकई में बहुत बुरा हाल है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि बहुत बुरा हाल है, कोविड-19 ने वाकई सब चीज़ों को बहुत बुरे वे तक पहुंचा दिया है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी ये देखने को आया है कि टीचर्स की सैलरी नहीं दे पाए हैं कई सारे इंस्टीट्यूट, क्योंकि बच्चों की फीस नहीं आ पाई है। तो इन सारे अप्स एंड डाउन्स को किस तरह से आपने फेस किया? सबसे पहले तो जब भी लॉकडाउन लगा तो तब से हमने क्लासेस, हम लोगों ने भी बाकी सभी के जैसा ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था। ऑफलाइन क्लासेस तो पॉसिबल नहीं थी, ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था। इस ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ही न्यू सेशन के बहुत कम बच्चे सभी इंस्टीट्यूट्स को मिल रहे थे, हम लोग को भी कम ही बच्चे मिले। इसके बीच में हमें स्टाफ के साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ शुरुआत में। तो बाकी फिर हमारे स्टाफ ने भी कोऑपरेट करा और एक मिनिमम सैलरीज़ के साथ हमारे स्टाफ ने इस पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ हमारे लॉकडाउन के पूरे इंटरवल में हमको सपोर्ट करा, इंस्टीट्यूट को हम चला पाए। गवर्नमेंट ने हर सेक्टर के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, एजुकेशन सेक्टर भी उसमें शामिल है। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है वो कितनी सही है और हेल्पफुल है या नहीं? गाइडलाइंस तो वही नॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो सभी के लिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सभी के लिए है। बट अभी जो रिसेंटली गाइडलाइंस इंदौर कलेक्टर की आई है, 50% स्ट्रेंथ के साथ में ही क्लासरूम को कंटिन्यू करना, एक बेंच पर एक स्टूडेंट बैठेगा। हम सभी उसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। वो सारी गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, हम लोग उनको फॉलो करेंगे। जी, हर फील्ड में हुए नुकसान को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो क्या एजुकेशन सेक्टर को भी कुछ मिला है इस राहत पैकेज के अंतर्गत? अभी तो सभी फील्ड्स के लिए मिला होगा, लेकिन स्पेशली एजुकेशनल फील्ड के लिए तो कुछ नहीं मिला है। एजुकेशनल फील्ड के लिए तो 10 मंथ के लंबे लॉकडाउन के बाद कोई राहत पैकेज अभी तक तो स्पेशली एजुकेशनल फील्ड के लिए गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिला है।
ओके, फिलहाल की कंडीशन से कॉप अप करते हुए जिस तरह से आपने अपना ऑनलाइन क्लासेस दिया, टीचर्स ने काफ़ी आपको समझा और आपकी हेल्प की, तो इन सब चीज़ों को कॉप अप करते हुए आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? रिसेंटली तो अभी पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे दोनों ब्रांचेस में है, महावीर नगर और LIG स्क्वायर, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे लॉकडाउन के पहले, रेंट अफोर्ड नहीं कर पाए। इस लंबी टाइमिंग में मिनिमम फ़ीस हमने बच्चों के लिए प्रोवाइड की। इसमें हमारी दोनों ब्रांचेस को हमें स्किप करना पड़े, हमको उनको बंद करना पड़ा। हम एक ही हमारे ऑन प्रेमाइसेस जिससे मैंने स्टार्ट करा था 2009 में, उसी को हम बस वापस कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी को लेकर के हम चलेंगे। यही हमारी प्लानिंग है अभी। ओके, स्टूडेंट्स जो क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप उन्हें ये जानकारी दीजिए कि किस सब्जेक्ट के लिए आप उन्हें यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली तो हम लोग 10th एंड 12th की बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए CBSE MP बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लास्ट 10 ईयर से सागर क्लासेस का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 2016 में हमारा मेरिट रैंकर 8th रैंकर स्टूडेंट्स था। अभी लास्ट ईयर जब 10th MP बोर्ड ने फर्स्ट टाइम NCERT सिलेबस को अप्लाई करा तो इंदौर फर्स्ट रैंकर हमारा था। द बेस्ट रिजल्ट्स इंदौर में हमारे हैं, तो ओबियसली बच्चे हमारे पास 10th एंड 12th के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ आते हैं। ओके, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो इस दौर में काफ़ी परेशान हो चुके हैं क्योंकि कोविड ने बहुत हद तक सबको तोड़ कर रख दिया है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह वो खुद को संभाल सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हों या कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, अभी इस नेगेटिविटी वाले दौर में अपने आप को नेगेटिव नहीं रखना होने देना है, पॉजिटिव बने रहना है। कोविड को फेस करना है। गवर्नमेंट की जो द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन को फॉलो करना है और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। हम ज़रूर होंगे कामयाब, ये अपने आप को बताए रखना है कि हम होंगे कामयाब। जैसे कि आपने बताया कि अभी तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए गवर्नमेंट की ओर से किसी भी राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है और इनफैक्ट एजुकेशन ही ऐसा सेक्टर है जिसे गवर्नमेंट ने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया है। तो आप गवर्नमेंट से या बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो खुद को बढ़ा सकें और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन फील्ड जो सबसे मेन बेसिक फील्ड था, कि जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एजुकेशनल फील्ड, गवर्नमेंट की ओर से उसको सबसे लास्ट में स्टार्ट करा गया है। वो तो ठीक है, हम गवर्नमेंट के भी आभारी हैं आज की, कम से कम लास्ट में स्टार्ट करा, बट स्टार्ट तो किया है ना। इसके बाद भी राहत पैकेज की बात अगर करें तो अभी एजुकेशनल फील्ड के लिए कोई स्पेशली राहत पैकेज नहीं मिला हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहेंगे कि एजुकेशनल फील्ड के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएं या कुछ राहत पैकेज का प्लान करें, जिससे जो बंद हो गए इंस्टीट्यूट हैं या जो मुश्किल से जो रन कर रहे वाले इंस्टीट्यूट हैं वो भी कर पाएँ। अभी कुछ लोगों को ये देखा है कि अभी तो जैसे NBFCs कंपनीज़ हैं, वो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सुन के लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर लोन ही नहीं ले पाएंगे तो आगे कैसे खड़े हो पाएंगे। तो कुछ तो प्लानिंग करी जाए कि उनके लिए हेल्प मिल सके। ओके, आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, लोग बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, एक अच्छे टीचर हैं आप, तो आप उस यूथ को क्या बोलना चाहेंगे जो आगे चलकर टीचर बनना चाहते हैं और लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं? मीन्स एजुकेशन होने के साथ साथ, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टडी का नॉलेज होने के साथ, एजुकेशन का, बुक्स का नॉलेज होने के साथ एक अच्छे टीचर में क्या गुण होने चाहिए कि वो एक सफल शिक्षक बन सकता है? अच्छे टीचर बनने के लिए तो स्टूडेंट्स को ना सबसे पहले समझना होता है। जैसे लाइक हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि स्टूडेंट्स का फेस रीडिंग करनी होती है कि स्टूडेंट्स किस लेवल पर आप कितना अच्छा जानते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना अच्छा समझा पाते हैं, स्टूडेंट्स कितना अच्छा समझ पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी तरफ से उसको फुलफिल करना रहेगा कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, क्या बचा हुआ है जो हम उसको नहीं दे पाए हैं। तो आपको ना बहुत अच्छे से उसको समझाना रहेगा, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी और उसको समझाना रहेगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि सारी फील्ड्स काफ़ी अफेक्ट हुई है कोविड की वजह से, एजुकेशन फील्ड भी बहुत अफेक्ट हुई है। तो इस वक्त में आपने सारी चीज़ों को कॉप अप करते हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कदम उठाए जिससे उनकी पढ़ाई रुके ना? क्योंकि अभी दौर ऐसा है कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की हालत ख़राब है कि उन्हें फीस नहीं आ रही है, वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ में भी वही इशू देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी कॉस्ट कटिंग से जूझ रहे हैं, तो फीस पे कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जो डे 1 से आपके साथ स्टूडेंट एसोसिएट हैं, उन्हें अब तक अपने साथ बनाए रखने के लिए आपने क्या कदम उठाया? लॉकडाउन के बाद से ही जब कोविड आया, लॉकडाउन के बाद से जब कोविड की सिचुएशंस में लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस गड़बड़ा गई,
तब मेरे माइंड में भी यही बात आई कि पेरेंट्स कैसे अफोर्ड करेंगे, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, ऑनलाइन ही पढ़ना है बट उनके पास तो फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है। तो स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूट ने ये प्लान करा कि हम एक मिनिमम मंथली फ़ीस के साथ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ईयर तक जो कोर्स फीस हमारे यहाँ जो भी थी उसकी अप्रॉक्स 50% हमने एनुअल फीस प्लान करी और उसी को बाय पार्ट 10 पार्ट में डिवाइड करके हमने उसको मंथली फीस में मिनिमम मंथली फीस के साथ हम स्टूडेंट्स को लेकर के आए। इसमें हमारे स्टूडेंट्स जून से स्टार्टिंग से हमारे पास जुड़े हुए हैं और वो अभी तक कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इसमें उन पेरेंट्स को भी हेल्प मिली, स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिली और कोई बच्चे की पढ़ाई नहीं रुक पाई। एजुकेशन सेक्टर में कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जिन्होंने हाल ही में कोचिंग स्टार्ट की थी, छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर, वो जैसे भी करना चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से उन्हें बहुत नुकसान देखना पड़ा। कई लोग बहुत डीमोटिवेट हो गए। सुनने में तो ये भी आया कि कई लोगों ने इसके चलते कुछ गलत कदम भी उठा लिए। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि इस सिचुएशन से वो हारे नहीं और अपने आप को संभालते हुए इन सब से बाहर निकलें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कंडीशंस उन लोगों की रही वो हमारे सामने भी वही कंडीशंस बड़ा चैलेंजिंग थी। बट हमने इन कंडीशंस में हमने ये देखा कि ठीक है, हमने हमारे इंस्टीट्यूट्स को, जो हमारी दोनों ब्रांचेस थी, ये तो हमारा ऑन प्रेमिसेस था, दोनों ब्रांचेस को बंद करके हमने यहाँ पर फटाफट लॉकडाउन के बाद में स्टार्ट करा ये पूरा। तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अभी आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी में जाना नहीं है, अपने अपने आपको संभालना है, अपना ध्यान रखना है और इसके बाद है ना अपने को एक चीज़ का प्लान करना है कि मिनिमम मंथली रेंटल वाले पार्ट में जो कोचिंग चला रहे थे वो पहले ज़्यादा बड़े लेवल पर प्लान कर रहे हो, बट एक वो छोटे रेंटल प्लान के साथ में भी काम कर सकते हैं। बट स्टार्ट तो कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना। स्किप करना या फिर छोड़ करके जाना या फिर नेगेटिविटी में डूब जाना ये बिल्कुल गलत है। उनको धीरे से स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स की भी हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे पेरेंट्स भी, अगर आप वाकई में कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, सैनिटाइजेशन और बाकी सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, पेरेंट्स के लिए भी ट्रांसपेरेंट रहेंगे, तो स्टूडेंट्स भी आपके पास आएंगे। आपको ये सोचना नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, अगर वो ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहा, उसको ऑफलाइन ज्वाइन करना ही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और स्टार्ट करें। तो आज हमने मिस्टर नीलेश गुप्ता से जाना कि किस तरह से कोविड का असर एजुकेशन सेक्टर पर पड़ा है। साथ ही उनकी कोचिंग सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी हमने सर से जाना कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही कोविड काल में उन्होंने किस तरह से खुद को संभालते हुए अपने स्टूडेंट तक शिक्षा पहुँचाई है, उस बारे में भी सर ने बताया। साथ ही सर से हमें ये संदेश भी मिला है कि जो लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं उन्हें डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। जिस तरह से सर ने निकाला है, उन्होंने एक मिनिमम फीस में अपने स्टूडेंट्स तक एजुकेशन पहुंचाने की ठानी है। तो आप भी ये अपना सकते हैं और खुद को इस कोविड-19 जैसी परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। सारी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.